गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं मैग्नेटिज्म का बिगनर बॉक्स 5। क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसमें गिवन डेटा दिया हुआ है चार्ज, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और हमसे पूछ रहा है फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए जो हम लोग एक्सप्रेशन है उसको यूज करते हैं, बट ध्यान रखो बी और भी यहाँ कितना है, सेम वेक्टर पैरेलल है, दोनों के बीच एंगल कितना है, 0। तो फोर्स का एक्सप्रेशन कह रहे थे क्यू इंटू बी क्रॉस बी, और क्यू बी साइन थीटा, और थीटा कितना हो गया 0, फोर्स 0, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है सर क्यू दिया हुआ है, हाँ सर, एम मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड बी दिया है। देखो वेलोसिटी दिया है सर, ये किधर है, आई कैप की तरफ, और बी दिया हुआ किधर से, जे कैप की तरफ। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सर डायरेक्शन का फ्रेम कैसे लिखते हैं। सर एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, और सर पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, एक्स एक्सिस में। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वाई एक्सिस में। ये गिवन डेटा है। अब हम लोग लिखते हैं फोर्स का एक्सप्रेशन, Q इक्वल टू वी क्रॉस बी। अब Q सर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, V कितना है 10⁸ इंटू आई कैप, और B कितना है 0.5 इंटू जे कैप। अब यहाँ पे देखते हैं, क्रॉस करते हैं, आई क्रॉस जे तो क्या आता है, और मैग्नीट्यूड इतना आता है, और ये जेड एक्सिस में लाई करता है। ओके, कौन सा ऑप्शन आ रहा है सर, सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एनर्जी। एनर्जी दिया हुआ है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मैं इसको जूल में कन्वर्ट करता हूँ काइनेटिक एनर्जी, और इसके हेल्प से हाफ एम बी स्क्वायर को वी निकाल लेता हूँ। वी सर पूरा कैलकुलेशन है, हाँ बेटा पूरा कैलकुलेटर है। एम का वैल्यू पता है ना, प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻27 kg पुट करो, और सबको वैल्यू को यहाँ पे रख रहा हूँ जैसे सर गिवन है, और उसका रूट ले रहा हूँ। तो वेलोसिटी आ रहा है कितना, 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ये इसका वेलोसिटी ऑब्टेन होगा। ठीक है, अब हम लोग सब चाहिए क्या, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो वी क्रॉस बी, भी दिया हुआ है सर, हाँ बी दिया हुआ है, थीटा कितना 90 डिग्री हुआ, ट्रांसवर्स है इसीलिए। ओके सर, सबको वैल्यू पुट करो और आंसर कितना आएगा 18×12। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो एक वायर है, और उसमें दिया हुआ है कि एक चार्ज पार्टिकल उसके नियर बाय में थ्रो रहा है। ओके, जे कैप की तरफ। वायर के मैग्नेटिक फील्ड कितना है सर, इनवर्ड होगा, आर डिस्टेंस दूर पे इनवर्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 2π, रटा हुआ है सर खून में। अच्छा सर, म्यू नॉट का वैल्यू पता है, आई का वैल्यू पता है, पाई डिस्टेंस भी पता है, इन सब को पुट किया और आंसर निकाल लिया 10⁻⁵ टेस्ला। वो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर है, और वही मैग्नेटिक फील्ड से वहाँ से एक चार्ज गुजर रहा है, तो चार्ज को फोर्स लगेगा कितना, क्यू वी क्रॉस बी। सर ये बी किसका है, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पे चार्ज को फोर्स लगेगा, तो वायर के कारण। ओके, तो यहाँ पे क्यू नेगेटिव है, दिया हुआ था वी क्रॉस बी। सर क्यू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हाँ जे क्रॉस के। देखो यहाँ डायरेक्शन भी ध्यान रख रहे हैं, सारा मैग्नीट्यूड साइड कर दो, तो मुझे लग रहा है कि जे माइनस क्रॉस के कितना हो जाएगा सर, माइनस आई, और आई प्लस आई हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना आ रहा है, प्लस आई। लेकिन खुशी की बात है, यहाँ पे हमसे मैग्नीट्यूड पूछा था, लेकिन फाइनल आंसर कितना रहा है, आई कैप। सर फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, ये नेगेटिव क्यों यूज़ किए हैं सर, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सर यहाँ पे खुशी का बात है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन ही नहीं पूछा, मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻18। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 5 डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या डील करते हैं बेटा, कि सर ड्यूटेरियम क्या होता है, ड्यूटेरियम बेटा हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है। ओके, आइसोटॉप क्या होता है सर, सर एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। और ड्यूट्रॉन क्या होता है, उस आइसोटॉप का न्यूक्लियस, मतलब ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस को बोलते हैं। न्यूक्लियस मतलब 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, सिर्फ इसे बोलते हैं, हाँ इसे बोलते हैं ड्यूट्रॉन। अब देखो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, 3 अलग अलग पार्टिकल है, 1 2 3 मान लिया, इसको तुम भी मान लेना, प्रोटॉन को 1, न्यूट्रॉन को 2 और 3। अब तीनों का चार्ज कैसा कैसा होता है सर, ई और 2e। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और मास कैसा है सबका, m, और इसका m 2m और इसका 4m। ये स्टैंडर्ड डेटा, इसको याद रख ले दिमाग में। अब देख क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, बोलता है वेलोसिटी सेम है, सबका क्या सेम है, वेलोसिटी सेम है। तो यहाँ पे हेयर अगर बी सेम फॉर ऑल पार्टिकल, और गिवन है बी, तो सबको सेम ही मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जा रहा है, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में भी सेम है। तो एक कॉन्सेप्ट रेडी करो कि आर का वैल्यू क्या होता है, एम वी बाई क्यू बी। तो यहाँ पे भी कांस्टेंट है सबका, और बी भी कांस्टेंट है, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे बेटा, आर सर एम बाई क्यू पे। हाँ ये हो गया तुम्हारा रूल। तो R1 और R2 रेशियो और R3 रेशियो क्या होगा, M1/Q1, M2/Q2 और M3/Q3 कोरस्पॉन्डिंग। तो मास कितना था, M E, फिर मास 2M E,
फिर क्या था सर 4m ई, अच्छा ऐसे मासेस का रेशियो था, कितना रेशियो आ रहा है सर 1:2:2 आ रहा है, ये है रेशियो ऑफ देयर रेडियस। इफ़ वी आर सेम तब ये सिचुएशन होगा। फिर से आपको फिर से नया बोलते हैं, अब नया रेशियो निकालिए रेडियस का जब मोमेंटम सेम होगा। ओके, तो अगर पी भी सेम है और बी तो सेम है ही क्योंकि सबको सेम मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जा रहा है, कॉन्सेप्ट बनाइए सर एम भी बाई आर होता है पी बाई क्यू भी, यहाँ पी और क्यू सेम है तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू पे है वो, और यहाँ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू पे होगा। R1 R2 R3 का रेशियो किससे प्रोपोर्शनल होगा 1/Q1 1/Q2 1/Q3। ओके, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट तो E 1/E और 2E किस कॉन्सेप्ट में आ रहा है 1:1:1/2 यानी 2:1। ये रेशियो कब है रेडियस का जब मोमेंटम कांस्टेंट है। अब फिर से निकालने बोल रहा है रेडियस का रेशियो, लेकिन ये थर्ड केस में हमसे बोल रहा है जब एनर्जी सेम होगा तब निकालिए। ओके, तो हम लोग को पता है एनर्जी सेम गिवन है यहाँ और बी तो सेम ही है, तो आर की वैल्यू हम लिखते हैं 2me/qb। तो यहाँ पे ई भी सेम है बी भी सेम है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम पे और क्यू पे। ओके, याद रखना ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब लगा दो रूल रेशियो का प्रोपोर्शनल, √m1/q1 √m2/q2 √m3/q3, ये है प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट। अब m/e और फिर 2m/e और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4m/e, ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब किस रेशियो में आ रहा है 1:√2 फिर से यहाँ पे आ जाएगा सर यहाँ पे क्या 2:2 हाँ 1 आ जाएगा, तो 1√2 ये रेशियो कब हुआ जब एनर्जी कांस्टेंट था। अब नया एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है, बी तो कांस्टेंट है, तो अगर पोटेंशियल भी कांस्टेंट है तब क्या होगा रूल लगाते हैं R=mv0/qb। ये पता है रटे हुए होगी नहीं, हाँ सर, तो v0 भी सेम है और b भी सेम है, तो किसके प्रोपोर्शनल है m/qb, फिर q आ जाएगा रूट से सर √me/q। ये कॉन्सेप्ट रेडी हो गया। अब इस पर डिजाइन कर दो R1 R2 R3 का रेशियो कैसे m1/q1 m2/q2 m3/q3, ये है रेशियो। अब देखो m/e 2m/e और 4m/e, अब किस रेशियो में जा रहा है सर ये 1:√2 ये रेशियो कब वैलिड है जब पोटेंशियल कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 सर इस केस में फिर से प्रोटॉन और यहाँ पे ड्यूट्रॉन और फिर से अल्फा पार्टिकल तीनों वही है 1 2 3 मान रहा हूँ फिर से, ठीक है। चार्ज E है, एक में फिर से E है, फिर से ड्यूट्रॉन में क्या है E होगा, 2E गलत लिख दिया है, ठीक है मिटा रहा हूँ, ठीक है। फिर से चार्ज E होगा, फिर से क्या है 2E E फिर 2E। ओके, मासेस कैसा था ठीक है E और यहाँ 2E, मासेस कैसा था M 2M और 4M। ओके, मास M और 2M और 4M मासेस था। गिवन क्या दिया हुआ यहाँ पे R क्या है सेम है और B भी सेम है। अच्छा, R भी सेम है और B भी सेम है, तो हमसे V का रेशियो पूछा था। किसका रेशियो पूछा था B का। V का कैसे रेशियो निकालते हैं, तो रूल कॉन्सेप्ट पहले बना सर V R और B सेम है तो V और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M इनवर्सली, हाँ तो ये रेशियो तो V1 और V2 और V3 मतलब किसका है सर ये प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का, तो Q1/m1 Q2/m1 समझ गए, कॉन्सेप्ट लगा दिए। E/m E/2m और E/4m किस रेशियो में आ रहा है 1:1/2 × 1/2 यानी 2:1:1। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ऐसे आ जाता। अब B में सेम फिर बोल रहा है कि अभी R भी सेम है और B भी सेम है, तो फिर से हमको बताओ अब हमको मोमेंटम का रेशियो बताओ। ओ तो सर इसको रूल लगा लो, कॉन्सेप्ट बना लो पहले। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किस में हो जाएगा Q, क्योंकि सर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब यहाँ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q हो जाएगा। सर R और B तो कांस्टेंट है इसलिए, तो Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल 1:2:2। ये तो बहुत ईजी था। क्वेश्चन थर्ड में R भी सेम है और B भी सेम है और E का रिलेशन पूछा है, तो वहाँ पे देखो रूल लगाते हैं 2me डिवाइड बाय क्या था सर QB। अब यहाँ पे रूल लगा दो कि जब B भी सेम है और R भी सेम है तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है सर E √E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये इक्वेशन पे Q/√, फिर स्क्वायर कर देते तो Q²/m। ये आ गया तेरा कॉन्सेप्ट। अब इस पर डिजाइन कर दो रेशियो E1/E2 E3 रेशियो कैसे होगा Q1/m1 Q2/m2 और Q3/m3 स्क्वायर। ओके, तो हम लोग सर ये चार्ज पता है सबका, हाँ E²/m, फिर से सर E²/2m, फिर से सर 2E का स्क्वायर मतलब 4E²/4m। किस रेशियो में जा रहा है 1:1/2:1 हाँ 2:1:2। ओके, ये रेशियो किसका है मोमेंटम का। फिर डी ऑप्शन सर अगर R सेम है और B भी सेम है
तो ऐसे केस में हमें बताओ पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा। अच्छा, तो सर मैं इसमें रूल लगाता हूँ और कॉन्सेप्ट बना लो किस प्रोपोर्शनल में। सर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वी नोट है सर, हाँ। तब यहाँ से निकालना होगा वी नोट क्या है, तो रूट वी नोट इक्वल टू रूट क्यू बाय रूट एम। ओके, वी नोट का स्क्वायर कर दो क्यू बे। अब ये कॉन्सेप्ट रेडी हो गया, डिजाइन कर दो। वी नोट 1 वी नोट 2 वी नोट 3 इक्वल टू क्यू 1 बाई एम क्यू 2 बाई एम और क्यू 3 बाई एम ई बाई एम ई बाई 2 एम 2 ई बाई 4 एम। किस रेशियो में जा रहा है, 1:1 बाई 2:1 बाई 2:1। फाइनल आंसर पोटेंशियल का रेशियो आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में अब की बोला है दो अलग अलग पार्टिकल है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब दोनों का चार्जेस का रिलेशन देखें, प्रोटॉन को 1 मान लेते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को 2 मान लेते हैं। ओके, चार्जेस का रेशियो कैसे, एक में ई है दूसरा, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन कैसे है, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, मासेस कैसे है सर, एक का मास एम ही मानते हैं तो प्रोटॉन का मास क्या था 1814 टाइम्स ज़्यादा है किसका, इलेक्ट्रॉन का। ये सर ये फिक्स डेटा है, ये हमें याद है, तुम भी याद कर लो। मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1814 टाइम्स ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, अब दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड बी में इसको थ्रो किया जा रहा है। बी मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को थ्रो कर रहे हैं, लेकिन दोनों का सर क्या सेम है, सर दोनों को थ्रो कर रहे हैं। अब थ्रो कर रहे हैं, दोनों डेविएट दो अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, एक होगा उधर और एक होगा इधर। तो एक का डेविएशन एंगल है जो मेन नॉर्मल थ्रो किया था नो डेविएशन लाइन से θ1 है, और एक नो डेविएशन लाइन से θ2 एंगल डेविएट हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं डेविएट है तो दोनों साथ जाता है, डेविएट हुआ है तो इस तरह से। अब देख रहे हैं कि थीटा जो है डेविएशन डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। जिसने ज़्यादा कर्वेचर मारा है वो ज़्यादा डेविएशन है, जिसका कम कर्वेचर है वो कम डेविएशन है। ये थीटा और आर को ध्यान रखना, थीटा क्या है डेविएशन और आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिसका ज़्यादा कर्वेचर उसका कम डेविएशन, और जिसका कम कर्वेचर उसका ज़्यादा डेविएशन। ठीक है सर, कैसे, डायग्राम से दिख रहा था बेटा, डायग्राम से थीटा रेडियस अगर छोटा होगा तो डेविएशन ज़्यादा होगा, देखो। अच्छा, अब ऑप्शन ए चेक करते हैं। ए में बोलता है अगर बी भी सेम है और क्यू भी सेम है ऑल द केसेस में, और यहाँ पे भी सेम है, अगर तीनों सेम है क्यू भी सेम है तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होगा, एम पे। जिसका मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रेडियस शो करेगा। ओके, ऐसा तो मास m1 ये है, यहाँ से हमको दिख रहा है r1 ग्रेटर देन r2 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब θ2 जो होगा ग्रेटर देन θ1 होगा, इन्वर्सली हो जाता है ना। हाँ, तो इसका मतलब कौन ज़्यादा डेविएट करेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डेविएट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन से। तो θ2 इलेक्ट्रॉन है और θ1 क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, अब सुनो, अब फिर नेक्स्ट केस बोलता है कि अगर मोमेंटम सेम होगा तब क्या होगा, मतलब बी सेम है ही सर, क्यू भी सेम है दोनों का, और दोनों का मोमेंटम भी सेम होगा, तब देखते हैं, रूल लगाते हैं v बाई क्यू भी यानी p बाई क्यू भी। तो सर p भी सेम है, q भी सेम है और b भी सेम है, तीनों r तो कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, तो दोनों का रेडियस सेम ही होगा r1 r2, तो दोनों का डेविएशन सेम होगा, जितना वो डेविएट करेगा उतना ये डेविएट करेगा। लेकिन ये कब होता है ध्यान रखना, दोनों का क्या सेम होना चाहिए, मोमेंटम, तब रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा, मतलब दोनों का डेविएशन भी सेम होगा। ओके, नो डेविएशन नहीं लिख सकते, दोनों का डेविएशन सेम नेचर का होगा। ओके, अंडरस्टूड, हाँ कि ना। अच्छा, ये याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, क्योंकि ये बढ़िया लगा मुझे बी पार्ट इसका। ठीक है, तुम ध्यान से पढ़ लेना। आगे चलते हैं सी पार्ट में। ठीक, अब अगर बोलता है इफ़ चार्ज भी सेम और बी भी सेम एज वेल एज एनर्जी भी सेम, तब बता रेडियस का नेचर। तो आर का फॉर्मूला √2mE/QB। अब यहाँ से देखो क्या क्या प्रोपोर्शनल है सर, ई सेम है, क्यू सेम है, बी सेम है, तो डायरेक्टली √m पे अब लगा दो r1 और r2 में, तो यहाँ पे लग रहा है r1 और r2 क्या हो जाएगा √सर 1840 इंटू m। तो कौन ज़्यादा होगा, r1 इज़ फार 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 ग्रेटर देन r2, इसलिए ऐसा लिख दिए। तो इसका मतलब θ2 इज़ फार फार ग्रेटर देन θ1, इसका मतलब θ2 को इलेक्ट्रॉन हेवी डेविएट होगा, ज़्यादा डेविएट होगा एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। ऐसा कब हुआ, जब एनर्जी सब सेम था और क्या Q और B सेम था, तब ऐसा हुआ। अब देखो फिर से बोलता है कि अगर बताओ पोटेंशियल सेम होगा तब क्या होगा, तब यहाँ Q और B तो सेम है ही और पोटेंशियल सेम है। तीन डेटा, फॉर्मूला बताओ कॉन्सेप्ट सर, √2mE/QV। सर यहाँ V0 भी सेम है, हाँ, B भी सेम है, हाँ, Q भी सेम है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R√m पे। अब जिसका ज़्यादा मास होगा उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन होगा। ओ
हाँ सर, हाँ बेटा, ऐसे ही होता है। तो 1814, तो जिसका R1 ज़्यादा होगा तो उसका कर्वेचर कम होगा। ओके, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन मोर डेविएशन। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मुड़ते हैं बेटा। यहाँ पे पूछा है पहला प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, 3 अलग अलग पार्टिकल है, 1 2 3। अब इन तीनों पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग हम लोग डील करते हैं। देखो मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर प्रोटॉन कौन था प्रोटॉन, और दूसरा क्या है सर, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन है और दूसरा क्या है, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब हम लोग पता है कि सर यहाँ बी और बी तो सेम है, यानी ओमेगा डायरेक्टली इन्वर्स। अब रूल लगा दो ओमेगा का, ओमेगा m1/q1 m2/q2 इस तरह से। ठीक है, q1 e/2 ऐसा हम लोग अभी देख चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1/2 2:1, ये ओमेगा का रेशियो। अब हमसे नेक्स्ट पूछा था सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं और टाइम पीरियड का। ठीक है, टाइम पीरियड फर्स्ट वाला ए पार्ट बना रहे हैं। टाइम पीरियड 2 ओमेगा होते हैं, इन्वर्सली है, उसका रेशियो 2:1 है, इसका रेशियो 1:1/2 ऐसा होगा। यानी फिर से क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर 1:2:2। ये टाइम पीरियड का। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड से जस्ट उल्टा। तो ये 1:2:1 है, तो अभी इसका कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, 2:1:1। उल्टा बोल रहा हूँ ना मैं तुम्हें, उल्टा। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो रहा है, 2:1। और अदरवाइज दूसरा तुम ऐसे लगा सकते हो 2πf, और f का प्रोपोर्शनल तो जान ही रहे हो, ओमेगा क्या होता है सर, ओमेगा 2πf होता है। ओमेगा डायरेक्टली f है, f1/f2 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ओके, ओमेगा 1/ओमेगा 2:1। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इजी था, कर ले सकते। क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया हुआ है, b दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो ये इसको पुट कर देंगे सारा फॉर्मूला में। अच्छा, तो क्या फॉर्मूला है सर, यहाँ देखना ध्यान से। सर रेडियस और कर्वेचर का देखो, एक बी बना रहा हूँ, फिर इधर भी बना रहा हूँ, कितना एंगल में भी बना रहा हूँ, 60 डिग्री में। ओके, और इसको थ्रो कर रहे हैं हम लोग, भी इसको थ्रो करने जा रहे हैं। ठीक है, थ्रो किधर करूँ अभी दिखाता हूँ। ये ओरिजिनल थ्रो किया। अब यहाँ पे रेडियस कितना हो रहा है सर, mv sin थीटा। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी परपेंडिकुलर से, भी परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर मतलब बी के परपेंडिकुलर, बी के परपेंडिकुलर भी sin थीटा, यानी क्यू बी। यहाँ से पुट करके तुम निकाल लेगा रेडियस कर्वेचर कितना आएगा, मैंने निकाला 1.2 सेंटीमीटर, ये रेडियस। अब बोलते हैं पिच लेंथ, पिच लेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, भी पैरेलल वाला, भी cos थीटा इंटू टी, ये रिस्पॉन्सिबल है पिच के लिए। ठीक, आगे ले जाने के लिए। तो भी cos थीटा, थीटा का वैल्यू पुट करो, साइन का 2 MB, और सारा डाटा पुट करने पे आएगा 4.35 सेंटीमीटर। ठीक है, पिच लेंथ। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 10 डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है क्या सर, देखो एंगल हमेशा थीटा किसके बीच होता है, मैग्नेटिक फील्ड और सर वेलोसिटी। तो ये भी दिया हुआ है, इसका 2 कंपोनेंट, बी वाई के तरफ दिया हुआ है, और इधर 30 डिग्री, इधर 60 उधर 30 होगा, तो हमारा 30 काम का है, बाकी वह बेकार है। तो आर इक्वल टू एम भी परपेंडिकुलर, भी के परपेंडिकुलर में कौन सा वेलोसिटी, भी साइन 30, इधर भी cos 30 बी के पैरेलल है। तो रेडियस कौन बनाता है, परपेंडिकुलर वाला। अच्छा, एम भी साइन थीटा बनाता है रेडियस, इसलिए भी परपेंडिकुलर यहाँ पुट कर दो और इसको सॉल्व कर लो फटाफट। ठीक है, मास का वैल्यू पता है ना भाई प्रोटॉन को, हाँ सर 1.6 लिख देता हूँ भाई। ठीक है, तुम्हें पता नहीं चलेगा। ठीक है, और फिर टाइम पीरियड निकालने के लिए फिर फॉर्मूला क्या होगा, QV/, मास और चार्ज दोनों लिख देता हूँ। ठीक है, देखो ये दोनों लिख दे रहा हूँ। ओके, अब तुम्हें टाइम पीरियड पता है, पुट कर लो यहाँ पे सब कुछ ऊपर फॉर्मूला पर। कैलकुलेटर बना दिया तुमको जी मैंने, लेकिन मैंने नहीं बनाया, इसी वे इधर से गुजरना होगा तुम्हें। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो सर, यहाँ पे 2 बार थ्रो किए, एक बार 30 एक बार 60 से, और टाइम पीरियड पूछा। टाइम पीरियड तो सर डिपेंड ही नहीं करता एंगल पे, इसलिए दोनों केस का टाइम पीरियड क्या हुआ, सेम। क्योंकि टाइम पीरियड मास क्यू और बी पे डिपेंड करता है, एंगल पे नहीं, इसलिए दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा। चकमा है चकमा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है छोटा सा। देखो अगर कोई बोलता है क्वेश्चन नंबर 12 को डील करो, तो सर यहाँ पे ध्यान से रखो कि यहाँ मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हटा दो, नो कंसीडर, ठीक है, नॉट कंसीडर फ्री स्पेस। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे नॉट फ्री स्पेस के जैसा है, नॉट कंसीडर नहीं लिखे, नॉ लिखना चाहिए, नॉ कंसीडर एज ए फ्री स्पेस। ओके, लॉरेंस फोर्स मतलब नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, ये नेट फोर्स होता है। तो यहाँ पे अगर कोई बोलता है कि नो डेविएशन मतलब नेट फोर्स 0 है, ये दो कब हो सकता है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों 0 हो, तो पॉसिबिलिटी बनता है नेट फोर्स 0 का। ये ऑप्शन करेक्ट है।
अब देखते हैं बी ऑप्शन की प्रोसीजर। बी ऑप्शन बोलता है कि अगर एफ फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक और जीरो और मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो सकता है कब, जब भी और बी पैरेलल हो, एक ही लाइन में थीटा जीरो, अदरवाइज फिर एक थीटा एंटी पैरेलल हो यानी 180, तब फोर्स ऑफ मैग्नेटिक जीरो हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो हो गए, लेकिन अगर प्रोजेक्टाइल अगर तुम पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग फेंक दो, चाहे अपोजिट फेंको 0 डिग्री और 180 में, तब पर भी फोर्स जीरो होगा मैग्नेटिक। अच्छा, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि नेट डेविएशन क्या होगा, जीरो, नहीं नो डेविएशन, नो चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अब सी ऑप्शन देखते हैं। अगर बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो और मैग्नेटिक फील्ड नहीं जीरो, तब पर भी फाइनल आंसर जीरो आ सकता है, बोलेंगे हाँ आ सकता है। कब, दोनों आपस में कैंसिल हो जाए ईच अदर अपोजिट में, ओ तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, नो डेविएशन, नो चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, डी ऑप्शन, अगर कोई बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड नॉट जीरो है, तो बोलता है कि क्या नेट फोर्स जीरो होगा, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं ऐसा होता है। ई जीरो नहीं है लेकिन बी तो है ना, तो कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 सेम रिपीटेशन है क्वेश्चन नंबर 12 का। जीरो ग्रेविटी, नो बोलता है नॉट चेंज ऑफ वेलोसिटी एट इट मीन्स नॉट डेविएशन। ठीक है, इट मीन्स नॉट डेविएशन, नो चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो डेविएशन का बात ही छोड़ दो, फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो अगर ई जीरो है, बी जीरो है, तो एफ नेट भी जीरो होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट है। अगर ई जीरो और बी नॉट जीरो है, तब पर भी आंसर नेट जीरो आएगा। क्यों, अगर पार्टिकल के भी के पैरेलल फेंक दिए तो क्या होगा, लल्ला अगर भी के पैरेलल तो जीरो होगा और एंटी पैरेलल भी जीरो होगा। अच्छा, अरे अगर थर्ड ऑप्शन से दोनों कैंसिल हो जाए तब जीरो होगा, यानी डी ऑप्शन कभी नहीं जीरो हो सकता। इसका मतलब 1 2 3 सही था। अब फिर से क्वेश्चन नंबर 13 को कैरी करते भाई। 12 13 14 तीनों एक ही, जीरो ग्रेविटी, नो ग्रेविटी, नो फोर्स लगेगा। सर अनडेविएशन होगा कब, जब नेट फोर्स जीरो होगा। सर अब 3 केस 4 केस को लिखते, अगर ई जीरो है और बी जीरो है तो ऑब्वियसली फोर्स जीवन भर जीरो होगा, ये कान में सेट कर लो। और अगर कोई बोलते ई जीरो और बी नॉट भी जीरो है तो जीरो हो सकता है नेट फोर्स, हाँ, लेकिन भी के पैरेलल फेंकना होगा तब हो जाएगा जीरो मैग्नेटिक फोर्स में। अब देखो, अगर कोई बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो और ये जीरो, तो नॉट पॉसिबल है, बस ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि उसके कारण नेट फोर्स जीरो हो। समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मुड़ते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15 का बाप है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ था, 2 वायर है, एक सबसे पहले फ्रेम बना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है सर, और भी बोलो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है सर ये जा रहा है नॉर्थ की तरफ। किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, मतलब किधर है, जे कैप, हाँ सर जे कैप में। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो है यहाँ पे, भी किधर था, वेलोसिटी माइनस के कैप, और बी किधर है, जे कैप की तरफ। ये थोड़ा सा गलती हो गई मेरे से बोलने में, उसको डिलीट कर दो, ये वाला बात को अपने माइंड में रीड कर लो। तो नेट फोर्स कितना हो रहा है, आई कैप, मतलब ईस्ट की तरफ, बस के क्रॉस जे करना था, ईजी है। लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान रखना आ सकता है टेस्ट में। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो बेटा, मस्त क्वेश्चन है, मस्त। हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक थ्रो किया जाए तो किधर जाएगा वो, पॉजिटिव एक्स की तरफ थ्रो किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड किधर है सर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है कि निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, कैसे निकलेगा बोलो सर। यहाँ पे हमें दिया हुआ था क्यू भी क्रॉस भी होता है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ नेगेटिव होगा, और वहाँ उसके हिसाब से सर यहाँ पे जे है, आई है, क्या मिसिंग, क्या यहाँ के मिसिंग है। अच्छा, तो के लगा दो, के लगाऊँ कि माइनस के लगाऊँ, ऐसा लगाओ कि LHS RHS बराबर हो जाए। माइनस के लगाएंगे तो जे आ गया, LHS RHS बराबर हो गया। अरे वाह, अरे वाह, तो क्या आ रहा है यहाँ 1 2 3 माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यह प्लस, ठीक है, तो यहाँ से माइनस जे आ गया, ये नॉट इक्वल हो गया। अरे वाह, यानी सर मैग्नेटिक फील्ड माइनस के माने थे, गलत है। अगर प्लस के मानते तो देखो, प्लस के मानते हैं तो ये जे और जे हो गए। तुम राइट हैंड थंब लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट, तब तो नेट फोर्स जीरो आएगा। इसको अच्छे से देख ले भाई, ठीक है, इसको क्लास में भी डील किया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मुड़ते हैं। सर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों डेविएट कर रहे हैं, तो हमसे पूछा दोनों सेम है कि सेम अपोजिट। देखो
पहले पॉजिटिव का निकालते हैं क्यों भी क्रॉस बी, है ना कि नहीं। अब देखो ध्यान से, अगर भी क्रॉस बी पॉजिटिव का निकालते हैं तो सर आई दिया हुआ, भी दिया हुआ आई कैप की तरफ और बी दिया हुआ माइनस के तरफ, आंसर जे आया। अब देखो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अपोजिट मूव कर रहा है तो क्यू बी क्रॉस बी, तो यहाँ पे देखो माइनस आई प्लस आई हो जाएगा। क्या बोलते हैं, कितने माइनस है सरकार यहाँ 4 माइनस है, तो इसका भी जे के पारा, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। बल्ले बल्ले, ऑप्शन ए हो गया बल्ले, गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मोड़ो। क्वेश्चन नंबर 19 में एक बॉल थ्रो कर रहा है और ये इधर डेविएट हो जा रहा है डाउनवर्ड। फाइनल आंसर बताओ क्या होगा। अगर डाउनवर्ड डेविएट हो जाए तो अपवर्ड में क्या लग रहा होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे पूछा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको पता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, के माइनस के से पता चला माइनस के, क्योंकि भी क्रॉस बी से पैदा करना था लेफ्ट साइड, राइट साइड का डेटा से पैदा करना है लेफ्ट साइड, तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल का यूज करते हैं, ठीक है ऐसा। तो अगर हम लोग बोले क्यू इज ए नेगेटिव टर्म बोथ केस से बोथ साइड, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या देखते हैं, किसे इलेक्ट्रॉन थ्रो किया ई एक्स में और ई वाई में, ई एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वाई में वेलोसिटी। अब हमसे बोलते हैं नो डेविएशन कंडीशन, नेट फोर्स क्या होगा 0। मतलब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को किधर लग रहा है, सब मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, सब मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है माइनस आई की तरफ। तो फोर्स किधर लगेगा हम लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स किधर लगेगा, तो प्लस आई की तरफ, तभी तो नेट 0 होगा, कैंसिल हो गए। हाँ सर, तभी 0 होगा, नेट फोर्स 0, ओके, तो ध्यान रखना। तो हम लोग को पता है मैग्नेटिक फोर्स को लिखते कैसे हैं सर, क्यू इंटू भी क्रॉस बी, ठीक है। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का आंसर कितना आएगा माइनस आई कैप, अब भी कितना है जे कैप, और बी का ही खेल आ गया, बी तो हमें नहीं पता, ठीक है। देखो बी तो नहीं पता, बी निकालने के लिए क्या करना होगा सर, बी मिसिंग है, तो मिसिंग का मतलब कौन सा डायरेक्शन, के कैप। अच्छा, ये प्लस के कैप माइनस के कैप दिया हुआ है दोनों का, तो ये दिया हुआ डेटा बस उसको यूज़ करो, जे कैप ई कैप, सर आई कैप दिया हुआ है, जे कैप और ई, और यहाँ पे दिया है तुम्हें ई, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई करके दोनों साइड, लेफ्ट हैंड राइट साइड। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मान के बते थे सर, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड माने थे। सिमिलरली अगर माइनस के की तरफ अगर देखते हैं कि अगर रखा गया है डायरेक्शन, तब हम लोग डिटरमाइन करते हैं माइनस आई और जे और प्लस जे। अब इसको डिटरमाइन, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब ऑप्शन लेफ्ट साइड वाला सही है, ठीक है, जो सेटिस्फाई करे एल एच एस आर एस। अब ये क्वेश्चन 21 बहुत ही ईजी, बहुत ही ईजी। अब हमें दिया वेलोसिटी किधर है सर, डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर है एक्स के एक्सिस में। अब तुम डाउनवर्ड की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ो, आ जाएगा डर माइनस वाई एक्सिस, मतलब वेस्ट की तरफ। लेकिन फिर भी तुम्हें रामबान करना है, लिखो क्यू इक्वल टू भी क्रॉस बी, भी किधर है प्लस के कैप और बी किधर है आई कैप, और पॉजिटिव यहाँ रख दिए चार्ज की जगह, तो यहाँ जे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोलता है पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे होगा, सर्कुलर लूप में करंट से अपवर्ड है, सर्कुलर लूप में घूम रहा है, उसका टेंजेंट बना मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है वायर की तरफ हॉरिजॉन्टली, तो अगर जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो चार्ज सीधा नहीं जाएगा, डेविएट कर जाएगा, किधर करेगा सर, तो हम लोग को पता है डेविएट करने के लिए भी क्रॉस बी चाहिए, तो भी क्रॉस बी करो, किधर आ रहा है भी क्रॉस बी, तो यहाँ पे ठीक है भी क्रॉस बी उधर डेविएट कर रहा है, तो हमें मुझे लग रहा है कि डेविएट किधर कर रहा है सर, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्रॉस बी, सर भी क्रॉस बी तो कितना किधर आंसर आ रहा है, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड आंसर आ रहा है क्या। और सर ये और क्यू भी नेगेटिव है, तो यहाँ से देखो लिख रहा हूँ कि थीटा तो 0 है भी और बी में, तो यहाँ पे क्यू अगर नेगेटिव है तो क्या होगा। अच्छा ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा।